वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सभी को हैप्पी होली बोलना चाहूँगा। फ्रेंड्स, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कहीं दूसरी जगह आया हुआ हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मास्टर माइंड ऑफ जीके की तरफ से हैप्पी होली। सभी अच्छी तरह से होली खेलिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा, सब ध्यान रखिएगा, आँख उख में कलर वगैरह नहीं लगे, क्योंकि फ्रेंड्स प्रॉब्लम फिर आगे क्रिएट हो जाती है। इसलिए सावधानीपूर्वक सभी लोग खुशी खुशी से होली खेलिएगा फ्रेंड्स। पुनः एक बार मैं सभी को हैप्पी होली बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स। और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स आपका रसायन विज्ञान का मास्टर वीडियो पार्ट 2 लेकर के आए हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका फ्रेंड्स, ये आपका संयोजकता एवं रासायनिक बंधन। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। जो आपका सिलेबस देखिएगा, बिहार पुलिस फायरमैन के जो पढ़ना है आपका रसायन विज्ञान में, उसी से चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ। तो आज है जो फ्रेंड्स संयोजकता एवं रासायनिक बंधन है, जो ये टॉपिक देखेंगे। उसी तरह से 2-3 टॉपिक देखेंगे, तो इसमें टोटल लगभग फ्रेंड्स आपका 100 प्रश्न से होगा। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है फ्रेंड्स। पहला प्रश्न आपका है कि रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड के निर्माण में होती है, क्या होती है? तो देखिए, जब भी रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड बनता है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा की क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होती है। यानी पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा नंबर सवाल है, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, कृपया करके वीडियो को शेयर किया कीजिए। दूसरा नंबर सवाल है, किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता कहलाती है। ये कोई भी तत्व है जो दूसरे तत्व यानी अन्य तत्व के साथ संयोजन करता है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसका होगा तत्व की संयोजकता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये आपका तत्व की संयोजकता कहलाती है। तीसरा नंबर सवाल है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार, ठीक है, तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? 3 का करेक्ट आंसर परमाणु भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि अणुओं अथवा परमाणुओं के मध्य आरोपित वह आकर्षण बल जो उन्हें एक निश्चित ज्यामितीय स्वरूप में बांधे रखता है, कौन सा बल है वो फ्रेंड्स? तो आपका 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रासायनिक बंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का करेक्ट आंसर हो गया था सी फ्रेंड्स, और 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रासायनिक बंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो हो जाएगा आंतरिक कक्षाओं में जो भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी परमाणु को कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल देखिए, 6ठा नंबर सवाल आपका है, किसी बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है, कितनी होती है? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयनिक बंध की होती है, ठीक है। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो जो आयनिक बंध होती है ना, ठीक है, उसका है जो बंध ऊर्जा अधिकतम होती है। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखें, किस यौगिक में आयनिक सहसंयोजक बंध तथा उप सहसंयोजक आबंध होते हैं? 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जल में भी, अमोनिया में भी, हाइड्रोजन परऑक्साइड सभी में है जो फ्रेंड्स आपका हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, विद्युत संयोजक बंध बनता है, तो ये विपरीत आवेशित आयनों के मध्य है जो विद्युत संयोजक बंध बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत संयोजक बंध बनता है तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बनता है। 9 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, रेखीय संरचना वाली यौगिक है, इसमें कौन है जो रेखीय संरचना वाली यौगिक है? तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेखीय संरचना वाली यौगिक है। ऑप्शन नंबर 10 का एक करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल देखें कि बंध की ध्रुवता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये है जो फ्रेंड्स विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 11 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है, हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ना आयनिक लक्षण है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ना आयनिक लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 13 नंबर सवाल को देखिए, कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है?
13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं, किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी परमाणु तो अपना अष्टक जो 22वीं कक्षा में जो अधिकतम होता है कैसे पूरा कर सकता है, तो करा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कर सकता है, तो सही है। किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये भी कर सकता है। जैसे देखिए सोडियम का 281 होता है ना 11 में, तो देखिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तब 22वीं कक्षा में अष्टक पूरा कर लेता है। तो दोनों ऑप्शन सही हुआ फ्रेंड्स, ग्रहण करके भी त्याग करके भी, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि कोई भी परमाणु है जो अपना अष्टक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके भी कर सकता है, ग्रहण करके भी कर सकता है, और किसी से साझेदारी करके भी कर सकता है। 14 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करता है। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 15 नंबर, मीथेन के अणु में होते हैं, क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स। 15 नंबर सवाल का आंसर गेस करते चलेगा आप लोग फ्रेंड्स, 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा मीथेन के अणु में। तो मीथेन के अणु में जो क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका एकल सहसंयोजक बंधक होते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंधन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर सवाल आपका है, 16 नंबर सवाल आपका क्या है कि किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों बंध पाए जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है 16 का फ्रेंड्स, कि किसमें है जो विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं असंयोजक तीनों बंध पाए जाते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया क्लोराइड में तीनों तरह के बंध पाए जाते हैं। 16 का बी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल देखें, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। तो जल का जो अधिक क्वथनांक, क्वथनांक मतलब समझ रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट। तो जल का जो अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका कारण कह रहा है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन होने के कारण जल के बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक अधिक होता है। 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। इसका करेक्ट आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो आपका सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखें कि एक आयनिक बंधन बनता है जब क्या होता है। आयनिक बंधन के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक धातु का संयोग अथवा तत्व से होता है तो उसे आयनिक बंधन बनता है ना। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय आकृति किसकी है। तो 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आकृति है चतुष्फलकीय है। 21 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 21 नंबर सवाल आपका है, जब एक ही तत्व दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंध होता है। ठीक है, परस्पर संयोग करते हैं 21 का, जब संयोग करेगा तब फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स, अध्रुवीय सहसंयोजक होगा। याद रखिएगा, जब एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। 22 नंबर सवाल है, विद्युत संयोजक बंध बनता है क्या, कैसे बनता है फ्रेंड्स 22 का। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, विपरीत आवेशित आयनों के बीच में ये विद्युत संयोजक बंध बनता है, ऑप्शन नंबर सी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि किस प्रकार के बंध को एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए तीर वाला जो दिखाता है फ्रेंड्स वो उपसहसंयोजी बंध होता है, ऑप्शन नंबर सी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 24 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। इसमें से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक परमाणु को बाह्यतम कोश संयोजी कोश कहलाता है, नहीं गलत है फ्रेंड्स। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नहीं, देखिए कोई भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को लुईस प्रतीक का यानी इसका कोई भी सही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए फ्रेंड्स, तो इसमें उपयुक्त में से कोई जो भी कथन है सभी गलत दिया हुआ है। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता होती है। देखिए उत्कृष्ट गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है, नोबेल मतलब उत्कृष्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, चलिए देखते हैं कौन कौन इसका गेस कर पाते हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि बाह्यतम कक्षा में जो भी, जैसे कि 281 होता है सोडियम का, तो बाह्यतम कक्षा में जो भी होता है इलेक्ट्रॉन ना उसी उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। तो जो उत्कृष्ट गैस होते हैं, नोबेल गैस होते हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में क्या उसका अष्टक पूरा हुआ रहता है, उसकी पहली कक्षा में 8 होता है। तो जब 8 पूरा हो गया तो उसका संयोजकता कुछ बचा फ्रेंड्स, नहीं बचा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस को ही कहा जाता है, इसकी संख्या टोटल 6 है। ठीक है, ये उत्कृष्ट गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है।
उसके संयोजकता अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो 6 में से किसी का संयोजकता क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संख्या को ही संयोजकता कहा जाता है। तो जो उत्कृष्ट गैस है फ्रेंड्स उसके बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा हो रहता है, 8 रहता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है फ्रेंड्स, ये निष्क्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल आपका है, किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है। 26 का करेक्ट आंसर ए, परमाणु के बाह्यतम कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था ना, उपयुक्त में से कौन सा कथन को चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दे रहा था आपका फ्रेंड्स, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होता है, संयोजकता किसे कहते हैं। तो वही देखिए आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर संयोजकता की गणना की जाती है। तो किसी तत्व की संयोजकता की गणना ऑप्शन नंबर ए 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए एक चैप्टर से अभी हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा फ्रेंड्स, संयोजकता और रासायनिक बंधन से देख लिए 26 प्रश्न। अब दूसरा टॉपिक को देखें। ये सब टॉपिक आपका बिल्कुल फ्रेंड्स फायरमैन में दिया हुआ है, ठीक है ना, हूबहू यही टॉपिक आपको दिया हुआ है। चलिए तो इसमें देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया से, इसमें से आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलेंगे। पहला प्रश्न से देखते हैं फ्रेंड्स कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं। पहला का करेक्ट आंसर उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, तो मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। पहला का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा नंबर सवाल है, ऊष्माक्षेपी वह क्रिया है जिसमें, ऊष्माक्षेपी है ना, उसमें क्या होगा, अभिकारक पदार्थों की ऊर्जा उत्पादकों से अधिक होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVI सवाल, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, रट लीजिएगा इसको, नहीं तो लिख करके याद कर लीजिएगा। देखिए ऊष्माक्षेपी है, एक ऊष्माशोषी होता है। तो एक तो यह है ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा तो बाहर निकलेगा फ्रेंड्स, आप ऊष्माशोषी मतलब उसमें आपका ग्रहण करेगा। लेकिन ऊष्माक्षेपी जो क्रिया होता है उसमें देखिए अभिकारक पदार्थों की ऊर्जा क्या होता है, उत्पादकों से अधिक होती है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ठीक है, तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यह क्या है। तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम है ये। ठीक है, द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम है कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होती है। अगला सवाल 4 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, हेस के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का ऊष्मीय प्रभाव 4 का, तो हेस के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का ऊष्मीय प्रभाव क्रिया कारक की प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हेस के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का ऊष्मीय प्रभाव क्रिया कारक की प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। 5वां नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया से संबंधित है। 5 का, तो 5 का होगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हो जाएगा। बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, ठोस लवणों का पिघलना। ऊष्मा शोषी कर रहा है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता बाहर नहीं, जैसे बर्फ के पिघलने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, जल का वाष्पीकरण के लिए भी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ठोस लवणों का पिघलने के लिए भी आपको ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ऊष्मा शोषी विक्रिया संबंधित है, तो ये सभी हो जाएगा। 5 का डी करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल को देखें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है क्या कहलाती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया उसे कहा जाता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, श्वसन निम्नलिखित में से कैसे अभिक्रिया है। ये बहुत ही टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप मोस्ट जिसको कहते हैं फ्रेंड, टॉप मोस्ट VVI है। चलिए गेस करिए, जो आपका श्वसन है कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है। 7 का फ्रेंड्स, तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। श्वसन के फलस्वरूप ही फ्रेंड्स हम लोग का जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे बॉडी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं, जहाँ पर ATP के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है फ्रेंड्स, जिससे हम दैनिक कार्य करते हैं। ATP का फुल फॉर्म एनासाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो श्वसन है जो कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये ऊष्मा 7 का है ना, 7 का करेक्ट आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या है, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 8 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस अभिक्रिया में होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने का कारण है, तो जब ऑक्सीकरण होता है फ्रेंड्स, उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होती है। 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, हाइड्रोजन से जलने के संबंध प्रक्रिया का है, तो 9 का सी ऑक्सीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखें,
नाइट्रोजन ऑक्साइडों में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, N2OS हो जाएगा, O5 हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइडों में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 10 का बी। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ये भी टॉप मोस्ट VVI सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको मैं VVI कहता हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए पौधे में होने वाली जो आपका फोटोसिंथेसिस है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो ये आपका है रासायनिक अभिक्रिया में कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। 12 नंबर सवाल देखिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए पेयजल को जो हम लोग पानी पीते हैं उसको शुद्ध करने के लिए एक दो क्वेश्चन बन रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, एक क्वेश्चन तो ये होगा जैसे पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। अब 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकरण ऑक्सीडेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर सवाल आपका है अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ में क्या होता है, तो आपका 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो जुड़ते हैं, हाइड्रोजन जुड़ती है तथा ऑक्सीजन घटती है, ये भी सही है। धातु जुड़ती है तथा धातु घटती है। तो अपचयन जिसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, तो रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अपचयन में रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन जुड़ती है तथा ऑक्सीजन घटती है, धातु जुड़ती है तथा धातु घटती है, तो ये अपचयन यानी रिडक्शन प्रक्रिया में पदार्थ में होता है, तो सब इसको नोट करके सबको याद कर लीजिएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 15 नंबर सवाल है बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक किससे बना होता है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम तथा रेडियम का बना होता है, 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी किण्वन कहलाती है। और दूध से दही बनना फ्रेंड्स एक कैसा परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का आपका उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। तो ये टॉप मोस्ट VVI सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। 16 नंबर सवाल कि दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है और एक कैसा परिवर्तन का उदाहरण है फ्रेंड्स, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 17 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक क्वेश्चन आपका रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से 100% पूछा जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 17 नंबर सवाल का है फ्रेंड्स, जैसे कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जलना, कागज का जलना। देखिए ऑप्शन नंबर ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, कागज का फाड़ना है, इसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी भी चीज़ का जलना, ध्यान से रखिए फ्रेंड्स, आपका कागज हो, कोयला हो, लकड़ी हो, कोई भी चीज़ का जलना वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। रंग में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण का मिलकर जल बनना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, कोयला का जलना, लकड़ी का जलना, जितना भी सब है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि कोई भी वस्तु है ना वो पुनः मूल अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। कागज को जला दीजिएगा फ्रेंड्स तो जो राख बनता है ना, ये राख कभी भी है जो आपका फिर से कागज नहीं बन सकता है, तो इसको पकड़ के रखिएगा। जैसे चावल है, तो चावल जो होता है फ्रेंड्स, चावल को अगर सिझा बनाइएगा तो भात बन जाएगा फ्रेंड्स, जिसे हम लोग कहते हैं चावल भात बन जाएगा, तो भात से पुनः चावल राइस बनेगा, नहीं बनेगा। तो सब रासायनिक परिवर्तन का है। हमारे पेट में जो खाना पचता है ना वो भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना है जो आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला सवाल है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। ये देखिए एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए मोमबत्ती का जलने के कह रहा है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, मोमबत्ती के जलने में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन से हो सकता है पूछा जाए। अब कैसे फ्रेंड्स बता देता है। देखिए मोमबत्ती का जलना है, इसमें दोनों प्रक्रिया कैसे होता है फ्रेंड्स बताता हूँ। कि जो जलता है तो 100% आपका क्या हो जाता है, रासायनिक प्रतिक्रिया। लेकिन जो पिघलता है ना, मोम पिघलता है, जैसे मोम आप जला रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर मोम जला रहे हैं तो जो यहाँ पर देखिए साइड में पिघलता है, गिरता है मोम पिघल करके, वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघला हुआ मोम से पुनः मोमबत्ती बनाया जा सकता है। देखिए नोट्स में यहाँ दे दिया है कि मोम का पिघलना भौतिक
परिवर्तन है, परंतु मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कह रहा है कि अब क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा कि मोमबत्ती का पिघलना का डायरेक्ट पूछता है तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना कह देगा तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स, कि जब मोमबत्ती जलेगा तो रासायनिक प्रतिक्रिया भी होगा और साइड साइड से पिघलता है तो आपका ये भौतिक परिवर्तन है, दोनों का उदाहरण है। तो सिंपल फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोमबत्ती का जलना अगर आपसे पूछ दे तो दोनों तरह की प्रतिक्रिया है, लेकिन मोमबत्ती का सिर्फ पिघलना कहेगा तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग 18 नंबर देख लेना, 19 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, चलिए आप लोग छाट लीजिएगा फ्रेंड्स कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। धातुओं का संक्षारण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन परिवर्तन, दूध से दही परिवर्तन, सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, पुरानी पुस्तकों पर पीलापन ऑक्सीकरण के कारण होता है, तो ये आपका कथन बिल्कुल है जो सही है। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहलाती है, ये भी सही है। ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त क्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि सभी कथन है जो सत्य है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी कथन है जो असत्य नहीं है। 21 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात को दर्शाता है। किसी यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है फ्रेंड्स, तो 21 का करेक्ट आंसर डी होगा। पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात को दर्शाता है। 22 नंबर सवाल को देखिए, 22 नंबर सवाल है किण्वन जैव रासायनिक प्रक्रिया को किसने समझाया था। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुई पास्चर ने आपको समझाया था। ठीक है फ्रेंड्स, 21 का करेक्ट आंसर हो गया था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया था। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। लुई पास्चर फ्रेंड्स जिन्होंने आपका दूध के पास्चुराइजेशन का सिद्धांत को भी दिया था, फिर रेबीज के टीके का भी आविष्कार इसने लुई पास्चर ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फलों का पकना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब फल ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, फल जब पक जाएगा पुनः कच्चा होगा नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए। बाकी क्रिस्टलीकरण, उधारोपातन, उधारोपातन में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी जो ठोस वस्तु होता है उसको गर्म करिएगा ना तो वो लिक्विड अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, वो लिक्विड अवस्था में ना करके डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो गैसीय अवस्था में आ जाता है, वही उधारोपातन है। तो जब देखिए उसको पुनः सब करेगा तो वो पहला वाला अवस्था में आ जाएगा। तो क्रिस्टलीकरण, उधारोपातन, जल में शक्कर का विघटन, ये सभी है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब फलों का पकना है फ्रेंड्स, ये है जो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 24 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें मोमबत्ती का जलना कर रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन है। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स वातावरण लोहे में जंक लगना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब जंक लगा हुआ लोहा फिर पुनः लोहा जैसा नहीं हो सकता। वायु का द्रवीकरण है, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वायु का जो द्रवीकरण है ना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। वायु जब द्रवीकरण में हो जाएगा तो बिना वो फ्रेंड्स आपका वायु है जो वायु बन सकता है, लेकिन ये समय मोमबत्ती का जलना में वातावरण में लोहे का जंक लगना सर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और यही कह देगा फ्रेंड्स कि मोमबत्ती का जलना है ना, यहाँ कह देगा मोमबत्ती का पिघलना, अगर जो कह देता है मोमबत्ती का पिघलना कह देगा तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब मोमबत्ती का जलना कहेगा फ्रेंड्स तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो दिया हुआ फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी मोबाइल में रख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से सब याद हो जाएगा एक बार में, सब तो आप लोग को पढ़ा हुआ ही होगा। अब तो रिवीजन लास्ट टाइम समय फ्रेंड्स रिवीजन करना है। भौतिक परिवर्तन के कौन कौन उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन सा उदाहरण है, एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। गलन वाष्पन संघनन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में परिवर्तन, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच का टूटना फूटना भौतिक परिवर्तन है। जल एवं चीनी का मिश्रण, सब ये जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में देखिए वायु में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना क्या है फ्रेंड्स, ये भी है जो आपका रासायनिक परिवर्तन है। जंक लगना रासायनिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन व ऑक्सीकरण में परिवर्तन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए तो 2 टॉपिक देख लें फ्रेंड्स। अब गैसीय नियम से कुछ प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इससे भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो चलिए बॉयल का नियम किस प्रकार के लिए मान्य है। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी समतापी के लिए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बॉयल का नियम है जो आपका
किस प्रक्रम के लिए मान्य है, तो समतापी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा नंबर, अस्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर, अस्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होता है फ्रेंड्स, तो दाब का है जो घटता है, 2 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सूत्र स्थिर दाब पर चार्ल्स का नियम प्रदर्शित करता है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा सूत्र, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखें कि भिन्न भिन्न तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है, 4 का करेक्ट आंसर उसे आइसोथर्मल्स कहा जाता है, 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा यानी मोलों की संख्या का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उपयुक्त निष्कर्ष है, तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बॉयल का नियम हो जाएगा। छठा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, परम ताप किस नियम का परिणाम है, 6 का करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स, परम ताप किस नियम का उदाहरण है, तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, नियत आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, उपयुक्त नियम है। 7 का कि नियत आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, उपयुक्त नियम है, तो 7 का करेक्ट आंसर गै लुसेक का नियम हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, गैसों के अनुगति सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या की जा सकती है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हो जाएगा। गैसों के अनुगति सिद्धांत द्वारा बॉयल के नियम की भी, चार्ल्स के नियम की भी, अवगाद्रो के नियम की भी है जो व्याख्या की जा सकती है। 9 नंबर सवाल देखिए, गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर, परम शून्य ताप क्या है फ्रेंड्स, चलिए बहुत ही ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स 10 का, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को क्या कहता है, परम शून्य ताप कहा जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहा जाता है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका गैसीय समीकरण PV = AN/RT में R प्रदर्शित क्या करता है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक गैसीय मोल को प्रदर्शित करता है, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे करती है, तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आदर्श गैस की ऊर्जा जो आपका मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल आपका है, किसी गैस को दबाने संवेदित करने पर क्या, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 नंबर सवाल का जो इंपॉर्टेंट था फिर कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो मोलों की संख्या पर याद रखिएगा, और किसी गैस को दबाने यानी संपीड़ित करने पर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 का, तो 13 का सी होगा फ्रेंड्स, दाब एवं ताप दोनों बढ़ते हैं, किसी गैस को दबाने पर यानी संपीड़ित करने पर क्या होता है, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल आपका है कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा अणु की संख्या समान होती है। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी किसी गैस के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध परस्पर धूल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 15 नंबर सवाल को देखिएगा, 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर धूल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैसों का विसरण, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए गैसों का विसरण, जैसे कि अगरबत्ती जो हम लोग जलाते हैं रूम में कहीं एक पर जगह पर फ्रेंड्स, तो उसका खुशबू जो पूरे आपका रूम में है क्या होता है फ्रेंड्स, फैल जाता है ना, सब विसरण इस सब के कारण होता है, ठीक है। तो 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, 16 नंबर सवाल आपका है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर वास्तविक गैस है जो आदर्श गैस का व्यवहार करती है, तो 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर, वह गैस जो प्रशीतन एवं आग बुझाने के प्रयोग में की जाती है, फायरमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कौन सा गैस हो जाएगा, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह गैस जो प्रशीतन एवं आग बुझाने
के प्रयोग में की जाती है, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका है, वनस्पति घी, शराब एवं अमोनिया के निर्माण में प्रयोग होने वाली गैस का क्या नाम है? चलिए इसका तो गेस कर लेंगे, फिर उसे हाइड्रोजन कहते हैं। वनस्पति घी, शराब एवं अमोनिया के निर्माण में प्रयोग कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है या क्या कहलाता है? ये भी याद रखिएगा आप लोगों ने। इसका 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स का नियम यही कहता है फ्रेंड्स। ठीक है, पूछ देगा स्थिर दाब पर गैस का आयतन। देखिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन परमताप के समानुपाती होता है, चार्ल्स का नियम है। 20 नंबर सवाल देखिए, उच्च गति को फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्रिप्टॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो क्रिप्टॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। चीनी के किण्वन में प्रयोग होने वाली गैस का नाम बताना है, किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चीनी के किण्वन में प्रयोग होने वाली गैस का नाम बताइए, तो आपका किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गैसों के विसरण का नियम ना, तो ग्राहम्स ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि एक ऐसी गैस जो जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वायु में मुक्त होती है, तो 23 का करेक्ट आंसर बी ऑक्सीजन हो जाएगा। एक ऐसी गैस जो जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वायु में मुक्त होती है, तो आपका 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कि इस गैस का प्रयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्रु गैस हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने में किया जाता है, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्रु गैस हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आदर्श गैस नियमानुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कितना 22.4 लीटर होता है। आदर्श गैस नियमानुसार गैसों का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है, तो 25 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल को देखें, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार रूप में दर्शाता है? 26 का करेक्ट आंसर बी होगा, चार्ल्स का नियम हो जाएगा। 27 नंबर देखिए फ्रेंड्स, देखिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली है कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार के रूप में दर्शाती है, तो आपका 26 का चार्ल्स का नियम हो जाएगा फ्रेंड्स। 27 नंबर सवाल को देखिए, अवगाद्रो स्थिरांक, ठीक है, अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स। 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल होता है। अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। चलिए आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज का लास्ट सवाल आपका 28 नंबर सवाल है, गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। 28 का तो बी हो जाएगा, गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है। ये है जो आपका क्या है फ्रेंड्स, सशक्त नहीं करता है, तो आपका आपका सत्य कथन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका मास्टर वीडियो था आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का दूसरा पार्ट था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।